नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। बहुत अच्छी चीजें तो नहीं है, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। एक बेंगलुरु में एक खराब स्टैम्पीड हुआ, उस पे एक जातिगत जनगणना वाला भी शुरू हो गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि विपक्ष के आगे मोदी जी को समझ में आ गया कि इसके बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन उससे पहले एक और ज्यादा जरूरी चीज है जिससे पूरी दुनिया में इंपैक्ट हो रहा है। ये जो मस्क और ट्रम्प जी का जो झगड़ा शुरू हो रहा है, झगड़ा और ऐसा छोटा मोटा झगड़ा नहीं, मतलब इसको कहते हैं ना कि सड़क पे खड़े होके एक दूसरे की तू मैं अब एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू हो गए हैं। मैं पहले इस पे एक टिप्पणी ले लूं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, दोनों व्यापारी हैं, दोनों समझते हैं कि झगड़े से दोनों का नुकसान होगा। वो तो अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की चुनौती दे दिए हैं। ये इसका मतलब मैं अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दो लोग ऐसे होंगे तो ऐसी झगड़ा होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं जरा आप क्या इस पे एक राय समझना चाहता हूँ। देखिए, इस चीज को तो हम लोग केवल एक परिप्रेक्ष्य में रखकर थोड़ा इतिहास की मदद से समझ सकते हैं, क्योंकि जो तथ्य हैं इस झगड़े के वो हम लोगों के सामने हैं, सब जगह प्रकाशित हो चुके हैं, प्रसारित हो चुके हैं। उसके लिए हम लोग उन तथ्यों को पब्लिक इंडिया को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र का एक मॉडल है खास तरह का, और वो मॉडल यूरोपियन लोकतंत्रों से, ब्रिटिश लोकतंत्र से या भारतीय लोकतंत्र से अलग तरह का मॉडल। वहां पर पूंजीवाद, निजी पूंजी और उसके राजनेताओं से संबंध जो है, उसका एक समीकरण है जो आज तक पिछले 200 साल से काम करता रहा। उसमें बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है अमेरिकी समाज में। उनको आइकॉन, पूंजीपतियों को आइकॉन के तौर पर पेश किया जाता है, राष्ट्र निर्माता के तौर पर पेश किया जाता है। भारत में नहीं ऐसा होता, ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिकी लोकतंत्र इसीलिए ब्रिटिश लोकतंत्र से अलग तरह का है। तो वहां पे क्या होता है कि पूंजीपति की शख्सियत बहुत बड़ी है, वो दरअसल अमेरिकी लोकतंत्र के केंद्र में है। लेकिन ऐसा नहीं कभी हुआ था कि एक पूंजीपति ही राष्ट्रपति हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के जरिए एक नई घटना घटित हुई वहां पर, जिससे हुआ ये कि पूंजीपति ही राष्ट्रपति। पहले ये होता था कि पूंजीपति राष्ट्रपति बनाता था या पूंजीपति राष्ट्रपति को बनाने में योगदान देता था। दोनों के बीच में एक समीकरण होता था। दोनों बहुत बड़े प्रभावशाली किरदार की तरह सार्वजनिक जीवन में उभरते थे और अपनी दावेदारियां करते थे और अपनी मशहूरी प्राप्त करते थे, सफल होते थे या विफल होते थे। इस तरीके से चलता था। जब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही राष्ट्रपति हो गए, जो खुद मुख्य तौर पर पूंजीपति हैं, कोई राजनेता का उनका कोई उनकी विरासत नहीं है, कोई उनका इतिहास नहीं है उस तरह का है। उसके बाद फिर, और उसके बाद जब एक दूसरे बड़े पूंजीपति ने, दूसरे अरबपति ने उनके लिए $250 मिलियन उनको दान दिए, उनको अनुदान दिया उनको, ताकि वो अपनी वो चलाएं, एक्स खरीद लिया ताकि वो उनको चुनाव जिताएं, और इस तरह से करके वो करने लगे। इसके बाद क्या हो गया कि इसके अंदर से राजनीति जो थी ना, वो पूरी तरीके से अनुपस्थित हो गई। एक पूंजीपति ट्रंप राष्ट्रपति हुआ तो उसको लगा कि हम पूंजी के दम पर जनता की गोलबंदी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा कोई खास होने की जरूरत नहीं है, हमारा आर्थिक एजेंडा ही काफी है। एलन मस्क को भी लगा कि हम शुद्ध विशुद्ध पैसे की दम पे किसी को जिता सकते हैं या उसको बैठा सकते हैं। अच्छा, एलन मस्क कहीं से यूं ही प्रकट नहीं हो गए थे। आप देखिए, एलन मस्क तो जो बाइडेन के कार्यकाल में भी पूरी ताकत के साथ मौजूद थे, उससे पहले के राष्ट्रपति के कार्यकालों, ट्रंप के कार्यकाल में भी मौजूद थे, उससे पहले ओबामा के कार्यकाल में भी वो पूरी तरीके से मौजूद थे। और वो न केवल मौजूद थे, बल्कि अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के संचालक बन चुके थे। नासा जो है, आज नासा पूरी तरीके से एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है उसका मोहताज है। वही तमाम एस्ट्रोनट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की उड़ानों में लाते हुए ले जाते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बहुत पहले से हो रहा है। तो अमेरिका का पूरा स्पेस प्रोग्राम, और अमेरिका में मोटर क्रांति का भविष्य क्या होगा, ये मतलब वो मोटर क्रांति जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से, अब कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलेंगी या बिना ड्राइवर की कारें चलेंगी। जैसे बिना ड्राइवर की टैक्सी चलाना एलन मस्क का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके लिए जरूरी है कि वो कई नए कानून बनाए जाएं। जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक सार्वजनिक सड़कों के ऊपर, यानी सरकार के पैसे से बनाई गई सड़कों के ऊपर, जहां पे लोग चलते फिरते हैं और अपनी अपनी कारें ले जाते हैं,
वहां बिना ड्राइवर की टैक्सी कैसे चलाई जाएगी? तो ये उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उनका। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, मैं जैसे अभी गया था तो अबे भाई ये बिना ड्राइवर की टैक्सी वॉयन वाले जो गूगल वाले ऑलरेडी चला रहे हैं जगुआर में करके, और हाँ, सैन वो चला फ्रांसिस्को में रहे मैं हैं, खुद बैठ लेकिन गया। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वो चला रहे हैं, लेकिन ट्रम्प जो वो उसका अभी बहुत ही प्रतिशत कम है। जब कानून बन जाएगा और उसके सारे अधिकार एलन मस्क को मिल जाएंगे, तो पूरा अमेरिका जो है बिना ड्राइवर वाली टैक्सियों से व्याप्त हो जाएगा। वो बिल्कुल एक दूसरी बात, जैसे ही वो ऐसा होगा, सारी दुनिया में वो चीज शुरू हो जाएगी। अभी जो वहां हो रहा है उसमें दुनिया को कोई दिलचस्पी नहीं है। दुनिया को दिलचस्पी तब होगी, ग्लोबल दिलचस्पी तब पैदा होगी, जब एलन मस्क अपना प्रोजेक्ट जो है वो लागू कर देंगे, ये स्थिति होगी। तो ये सब पूरा का पूरा मामला पहले से चल रहा था। इसलिए विशुद्ध रूप से राजनीति को अगर अर्थनीति में बदल दिया जाएगा, तो उसका परिणाम ये निकलेगा जो आज निकल रहा है। बिल्कुल विशुद्ध रूप से आर्थिक स्वार्थी, दोनों आर्थिक एजेंडा ही राजनीति, आर्थिक एजेंडे ने राजनीति को पूरी तरह कैप्चर, इसलिए पाकिस्तान में मिलिट्री एजेंडे ने राजनीति को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है। उसी तरीके से अमेरिका में इकोनॉमिक एजेंडे ने पूरी तरीके से राजनीति को कैप्चर कर लिया है। वरना राजनीति का डोमेन अलग होता था और बाकी इकोनॉमिक डोमेन अलग है, मिलिट्री डोमेन अलग है, फिर राजनीति उस डोमेन को कंट्रोल करती थी। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, जो 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 आपको एक बदसूरत किस्म का लोकतंत्र वहां पर दिखाई पड़ता है, सारे अमेरिकन भौचक्के हैं। अमेरिकी परंपराएं डर के मारे थरथरा रही हैं, पता नहीं उनका क्या क्या हश्र होगा। बहुत बुरी हालत है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर और सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोकतंत्र जो है, इस वक्त अपनी एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। इसमें दो पूंजीपति, जिनको राजनीति की मान्यताओं का, मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए सत्ता में आए ही नहीं है। उन्होंने मान लिया है कि राजनीतिक प्रक्रियाएं बकवास हैं, मूर्खतापूर्ण हैं, उनको नाली में फेंक देना चाहिए। केवल आर्थिक प्रक्रियाओं के जरिए जनता की लोकतंत्र की राजनीतिक अधिकारों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, बाकी और किसी चीज की उनको परवाह नहीं है। मेरा मानना है कि अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि क्यों ये लोग एक हुए थे, क्यों ये लोग अलग हुए, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि 15-20 दिन, महीने भर में फिर से दोनों के बीच में एकता हो जाएगी। जी, मतलब इस प्रकार के बहुत सारे आंकड़े देखे हैं इस बीच में, जो कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि इनमें झगड़ा चलता रहे, क्योंकि बहुत दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। रूस का एक बहुत बड़ा पूंजीपति इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, वो दोनों के बीच में मध्यस्थता कराना चाहता है। रूस का एक बहुत बड़ा पूंजीपति दोनों के बीच मध्यस्थता, क्योंकि सारे दुनिया के पूंजीपतियों को लग रहा है कि अमेरिका में पूंजीपतियों द्वारा सीधे सीधे राजनीति पे कब्जा करने का ये एक प्रयोग हो रहा है। जी जी दोनों ही ये प्रयोग ताकत में न पड़ जाए, चलता रहता है कि वो लोग अपने देशों में पूंजी पे कब्जा कर लें। अगर अमेरिका में प्रयोग सफल हो गया तो हिंदुस्तान में अडानी अंबानी मिलकर सत्ता पे कब्जा कर लेंगे, नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। उसी तरीके से सत्ता पे कब्जा कर लेंगे, उन्हें किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका में ये प्रयोग हो रहा है। जी, मैं एक चीज और इसी के साथ, इसी से रिलेटेड है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सातों भारत ने सरकार ने भेजे थे दल, वो सब लोग घूम घाम के दुनिया से घूम घाम के आ गए। कोई ऐसी बात तो हुई नहीं कि जिसको बहुत मेंशन किया जाए। लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी कि G7 की मीटिंग हो रही थी। G7 का भारत सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले 6 वर्षों से भारत को बुलाया जा रहा था। उसको शुरू में नहीं बुलाया गया, उसको लेके काफी हो हल्ला मचा, और अंतोगत्वा अब ये हुआ है कि उनका फोन आ गया, बुलौआ आ गया है। अब इस बुलौए में अजीब सी स्थिति ये हो गई है कि मोदी जी अब अगर जाते हैं तो ये तय है कि अच्छा, वहां पे G7 में बोलने का वो है नहीं, आप एज एन ऑब्जर्वर जा रहे हैं, जस्ट गेस्ट जा रहे हैं। तो ट्रंप वहां पे हर कोई मौका नहीं छोड़ेंगे जहां पे वो ये सिद्ध करना चाहेंगे कि हमने ही सीज फायर कराया था। उन्होंने, पुतिन ने भी अब वो कह दिया है, मतलब वो तो सब लोग कह रहे हैं। मोदी जी को बिठा के वो ये काम करेंगे। मोदी जी के लिए इस बार की विजिट बहुत आसान नहीं रहेगी। तो जरा मैं इस पे आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी जाएंगे, इट इज अ ट्रैप, ये जानबूझ के ट्रम्प ने फोन उनसे कहा होगा कि तुम बुलाओ इनको और फिर मैं दुनिया के सामने प्रूव करूं कि मैंने ही ये काम कर किया है, कुछ इस तरह की बात भी है? देखिए, मोदी जी के लिए तो इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति थी। अगर G7 का निमंत्रण उनको नहीं आता तो उनकी बहुत ही भद्द होती, और भद्द पहले से हो रही थी उनकी। मतलब उनकी हालत पिछले 7 साल से बुलाया जा रहा था।
अगर G7 का निमंत्रण नहीं आता तो बिल्कुल ये तय हो जाता कि जो 7 देश हैं जिनका सम्मेलन होने जा रहा है, ये तो केवल एक प्रेक्षक के तौर पर वहां जा रहे हैं ना, एक मेहमान के तौर पर जा रहे हैं जो केवल देखेंगे, चीजें ऑब्जर्व करेंगे और साइड लाइंस पे नेताओं से बातचीत करेंगे। तो इनकी ये होता है 7 में से कोई भी इस पक्ष में नहीं है जिनको वहां बुलाया जाए। तो पूरी तरीके से मोदी जी की विदेश नीति की अगर एक थोड़ी बहुत भी कोई उपलब्धि बची है, जो मैं तो मानता हूं 1% से भी कम 0.00 करके ही उनकी उपलब्धि गिनी जा सकती है विदेश नीति के क्षेत्र में, वो बिल्कुल भद्द उनकी उड़ जाती। अच्छा, अब इनको मिल गया है निमंत्रण, ये तो कुएं से बच गए लेकिन अब खाई में गिरने के लिए तैयार हो गए। निमंत्रण जैसे ही मिला उन्होंने बड़ी तत्परता से उसको स्वीकार कर लिया। देखिए, मोदी जी के बहुत से प्रशंसक कह रहे थे वहां जाने की जरूरत नहीं है, लोग ट्वीट कर रहे थे, और निमंत्रण मिलने के बाद में मोदी जी के कई जो स्वनियुक्त खैरख्वाह हैं, मतलब सेल्फ अपॉइंटेड मोदी जी के समर्थक हैं, वो उन्हें राय दे रहे हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो बात उनके दिमाग में भी आ रही होगी। लेकिन मोदी जी तो बहुत उत्सुकता से, उन्होंने जो कनाडा के प्रधानमंत्री का फोन आया वो फौरन मान गए उसमें। अब वहां पे जो आप कह रहे हैं, ट्रंप इनके मुंह पे जब आगे बैठे होंगे, ये ट्रंप इनके मुंह पे कहेंगे कि हमने कराया, और क्योंकि ट्रंप तो इससे पीछे हट ही नहीं सकते, वो तो कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं। उनकी सरकार, उनके वाणिज्य मंत्री, कोर्ट में वाणिज्य मंत्री भी वहां मौजूद होंगे उनके, जिन्होंने हलफनामा दिया है। कोई नहीं सकता कि ट्रंप के प्रतिनिधिमंडल में वो ना हो, क्योंकि G7 क्यों हो रहा है? वाणिज्य, अगर जो वाणिज्य मंत्री नहीं होगा तो G7 क्या करेगा वहां पे? तो वो नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी हलफनामा है, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स का है, मतलब 4-5 अधिकारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अब पूरी ट्रंप सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है, और ट्रंप ने जो मुकदमे का फैसला उनके खिलाफ हुआ था टैरिफ के सवाल के ऊपर, उसको उसमें स्टे भी ले लिया है ट्रंप ने उसका। फिर से वो दनादन बड़े बड़े तुरंत स्टे लेने के बाद तुरंत उन्होंने भारत के एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर बड़े बड़े टैरिफ घोषित कर दिए, जिससे भारत का स्टील एल्युमिनियम जो है बहुत ज्यादा नुकसान में पहुंच गया तुरंत। जी, मोदी जी बहुत बड़े खतरे का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोदी जी वहां बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं जी। और मेरा ख्याल है काफी बेइज्जत, अगर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, किसी तरह किस्मत से बच नहीं गए, तो काफी बेइज्जती करा के वहां से लौटेंगे। जी, और बेइज्जती होगी जब ट्रंप उनके मुंह पे ये कहेंगे और मोदी जी उसका खंडन नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा कि ट्रंप वहां कहेंगे, हिंदुस्तान में विदेश मंत्रालय उनका खंडन करेगा कि मोदी जी तो वहां बोलेंगे नहीं, वहां पे उन्हें बोलने का तो उनके पास कोई मौका है नहीं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति होगी। अब देखिए कैसे, हम लोगों को देखना होगा कैसे इससे बचते हैं। जी नहीं, और अभी भाई मैं एक और चीज देख रहा हूं कि हम लोग को जितना अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ट्रंप ने वो अपना सेंट्रल रोल तो कर लिया। पुतिन भी कह रहे हैं मेरी ट्रंप से बात हुई थी और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि उन्होंने बातचीत में बताया गया था कि भारत के उसमें वो मध्यस्थता कर रहे हैं, ये पुतिन ने कहा। चीन के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो उनसे 1.5 घंटा बात कर रहे हैं, तो 1.5 घंटा कोई बच्चों का हालचाल तो लिए नहीं होंगे भाई, यही सब बात हुई होगी। यहाँ पे क्या है ऐसे में, मतलब अच्छा, फिर दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है जिसको रोग स्टेट करने के लिए भारत ने दल भेजा, वो यूएन में वो तो मतलब चौकीदार जो बनाया गया, तो चोर को ही चौकीदार बना दिया गया है उनको। मैं इस जो आपने कहा ना 0.001, हम 0.00, हम तो मालूम नहीं कहा क्या विदेश नीति कर रहे हैं। एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे, और फिर आगे फिर मेरा 1 जून को मोदी जी ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के साथ में बातचीत की, मुलाकात की। 4 जून को उसने पाकिस्तान को 6.25 हजार करोड़ का कर्ज दे दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो तालिबान वाली समिति है, पाकिस्तान को उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। तालिबान वाले में चेयरमैन नहीं, और एंटी उसमें वाइस चेयरमैन, उसमें वाइस चेयरमैन बनाया जा रहा है। यानी भारत तो पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाला, आतंकवाद को नियोजित करने वाला एक आतंकवादी देश के रूप में चित्रित करता है, और सारी दुनिया उसे आतंकवाद से बचाव करने वाला और आतंकवाद को संयमित करने वाले देश के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस जो बैतरन घाटी में हुए हत्याकांड के संदर्भ में जो बहुत 4 दिन का फौजी टकराव हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद पाकिस्तान, उसमें भारत ने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय सेनाएं ज्यादा मजबूत साबित हुई, लेकिन उसके बाद जो पूरा नैरेटिव है वो पाकिस्तान के पक्ष में चला गया है। सारी दुनिया दरअसल देखा जाए तो इस मामले में पाकिस्तान को कभी छुपा कभी खुला समर्थन दे रही है।
वो लोग पाकिस्तान को भारत के मुकाबले, भारत के प्रभाव को एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए या कैंसिल आउट करने के लिए पाकिस्तान को एक बोगी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को टिकाने के लिए उसमें कुछ पैसा झोंकें। सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में मनी पंप कर रही है, ये स्थिति है। जी जी जी। पाकिस्तान के तो बल्ले बल्ले हो गए हैं, पाकिस्तान के बल्ले बल्ले हो गए हैं, शहबाज शरीफ के बल्ले बल्ले हो गए हैं और आसिम मुनीर के बल्ले बल्ले हो गए हैं। जी 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 जी। और अब इस समय इमरान खान को कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो जेल में बंद है, पूरी दुनिया में हल्ला मच रहा था, एक एनवायरनमेंट बन रहा था। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी एक और सवाल है भाई, ये जातिगत जनगणना पे सरकार ने कहा कि हम जनगणना करेंगे, लेकिन 27 में करेंगे मार्च में। ये भी नहीं समझ में आया कि 2 साल बाद क्यों करेंगे। उसमें जातिगत जनगणना भी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि ये सारे आंकड़े लेके ये सरकार पहले तो उसको रिलीज नहीं करेगी और अपने जो 2029 की पेशबंदी है और वो है उसको करेगी कि इस, क्योंकि आंकड़े इनके पास रहेंगे कहां पे किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किसको वो करना है। ये और ये 2 साल लेट क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूरा जरा समझना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ, अभी धीरे धीरे समझ हम लोगों की विकसित हो रही है, बात समझ में आ रही है, सब चीजें तुरंत समझ में नहीं आती हैं। मुझे जहां तक लगता है कि 2027 मार्च तक जनगणना के आंकड़े सरकार के पास आ जाएंगे, जो मैं जहां तक समझ पाया हूँ। अच्छा, उसके बाद जब सरकार के पास 31 नहीं अबे भाई 31 मार्च 2027 इज द कट ऑफ डेट। उस दिन देश की जनसंख्या क्या थी ये तो 2027 तक के आंकड़े जो है ना, 2027 तक जनगणना होगी, कट ऑफ है, उसके बाद के आंकड़े सरकार के पास आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और फिर सरकार उन आंकड़ों का क्या करेगी? सरकार उन आंकड़ों का पहला काम ये करेगी, उन आंकड़ों के हाथ में आते ही सरकार संसद में एक कानून पास करेगी। उस कानून से परिसीमन आयोग बनने का रास्ता साफ होगा। जब परिसीमन आयोग बन जाएगा, उसके बाद में परिसीमन आयोग बैठेगा और बहुत से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन जिन लोगों के क्लेम्स हैं, जो भी पक्षकार हैं इस पूरे मामले में, उन सबसे बातचीत करके परिसीमन का एक फार्मूला तजवीज करेगा वो। इस काम में परिसीमन आयोग को 6 महीने लग जाएंगे, यानी तकरीबन 2027 इसमें खत्म हो जाएगा, अगर सब चीज ठीक ठाक चलती है। तो सब चीज अगर स्मूथली सफाई के साथ चलती है बिना किसी बाधा के, तो 2027 इसमें खत्म हो जाएगा। 2028 आते ही वो चुनाव के पहले का साल होगा, उसमें बड़ी चुनावी गतिविधियां होंगी, तो 2029 में चुनाव होने हैं। उसके बाद परिसीमन आयोग जैसे ही वो फार्मूला देगा, उस फार्मूले के ऊपर विवाद पैदा हो जाएगा बहुत बड़ा, मैं गारंटी से कहता हूं इस बात को, और उसे अदालत में चैलेंज किया जाएगा। दक्षिण भारतीय सरकारें वगैरह सब, बहुत परिसीमन बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, उसको छोटी मोटी चीज हमें नहीं मानना चाहिए। उसके बाद में वहां पर वो मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी। जब वो मुकदमेबाजी से पूरा मामला निकलेगा और एक बार तय हो जाएगा कि परिसीमन का फार्मूला क्या होगा, उसके बाद सरकार को फिर एक कानून पास करना पड़ेगा, जो परिसीमन के उस फार्मूले के कारण बढ़ी हुई सीटों को कानूनी संवैधानिक मान्यता उससे प्राप्त होगी। जब एक बार संसद की ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद में महिलाओं का रिजर्वेशन लागू हो सकता है। उससे पहले महिलाओं का आरक्षण लागू नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब है कि 2029 में जो सरकार आएगी, किसी की भी सरकार हो, वो सरकार बहुत से काम करेगी इस बारे में। दूसरा एक बहुत बड़ा मेथोडोलॉजिकल चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? सरकार ने तय किया है कि हम लोगों से जब जाति पूछने जाएंगे तो हम 1300 से ज्यादा जातियां नहीं मानेंगे। मतलब सरकार चाहती है कि जब मनमोहन सिंह सरकार ने जो आर्थिक सामाजिक एक जनगणना कराई थी, सेंसस कराया था, इकोनॉमिक सोशल सेंसस कराया था, तो उसमें जातियां 4500 थी। ये सरकार कहती है कि हम 1300 जातियों में ही पूरे समाज को डालेंगे। अब समस्या क्या है? भारत में जैसे कि मान लीजिए ब्राह्मणों की ही 1000 उपजातियां हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं केवल ब्राह्मण जो संख्या में सबसे कम है देश में, उनकी ही 1000 से ज्यादा हालत यह है। सारस्वत ब्राह्मण महाराष्ट्र में भी है, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर दोनों सारस्वत ब्राह्मण हैं। दक्षिण भारत में भी सारस्वत ब्राह्मण है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी सारस्वत ब्राह्मण है।
और तीनों बिल्कुल अलग अलग तरह के सारस्वत ब्राह्मण है, तीनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तीनों की आत्म छवि बिल्कुल अलग अलग है, और तीनों की सामाजिक प्रतिष्ठा उसी के आधार पर है, जो कर्मकांडीय प्रतिष्ठा है वो उसी के आधार पर है। अच्छा, अब जब जो सेंसस का कर्मचारी होगा, जब वो जनगणना का फॉर्म लेके हमारे और आपके पास आएगा, हमसे पूछेगा भाई आपकी जाति क्या है, तो आप अपनी जाति बताएंगे? कहेगा इन 1300 में तो आपकी जाति दर्ज नहीं है, हिंदुस्तान में जातियां तो 4,500 तो ऊपर है। अच्छा, तब वो कौन सा फार्मूला होगा जिसके आधार पर उस आदमी से कहेगा आप इन 1300 में ही अपनी जाति तय कीजिए? कैसे बंदा अपनी जाति बदल देगा? आप सोचिए इस बात पे, बंदा अपनी जाति कैसे बदलेगा? तो ये बहुत, मैं तो बहुत कॉमन सेंस से ये बात कह रहा हूं, सामान्य ज्ञान से। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेरे अंदर किसी कोई एक्सपर्टीज हो, विशेषज्ञता हो। हिंदुस्तान में 4,500 जातियां हैं। ये पिछले मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाए गए जो आर्थिक सामाजिक सर्वे सेंसस हुआ था उसमें उससे तय हो गया है। आप उसके अंदर से उसमें 1300 जातियों में 4,500 जातियों को समाहित करना चाहते हैं। सेंसस करने के कर्मचारी, सेंसस कर्मचारी लोगों से झगड़े होंगे उनके इस बात पे। जी जी, मतलब वो बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए इनकी जातिगत जनगणना होती कैसे है इस सवाल के ऊपर। जी, क्योंकि अच्छा, मोटे तौर पे नहीं, एक और बात है, बहुत लोग इस बात को चैलेंज करेंगे, हमने अपनी जाति बताई थी, इसने लिखी नहीं। नहीं, मोटे तौर पे अबे भाई, जब 4,500 में 1,300 है तो 3,200 जातियां तो गायब ही हो जाएंगी ना। तो 3,200 जातियां नहीं, वो जातियां गायब नहीं होंगी, वो जातियां झगड़ा करेंगी भाई। हाँ, ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष है, लोग कैसे अपनी जाति छोड़ देंगे? जी, मैं एक और चीज इसमें पूछ लूं, क्योंकि आज एक आर्टिकल आया बहुत दिनों बाद, एक सारे पेपर्स में आया है। ये जातिगत जनगणना में जो भी हो, आज अगर बिहार में जा रहे हैं तो इसमें थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेज राहुल गांधी को जरूर मिली, क्योंकि राहुल गांधी जातिगत गणना पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है कि मैं करा के ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो एक तरह से वो एक वन अप मैनशिप वाली है, तो वो तो उनको मिला है। आज एक उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है, सारे पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस में भी है। हालांकि उसका वैसे देखिए तो उसका प्रभाव बहुत है, क्योंकि उन्होंने तो महाराष्ट्र में किस तरह से चुनाव को मैनेज किया और कैसे मैनिपुलेट किया गया, उस पर एक लंबी बात है। उस पर लेकिन कोई बहस अभी होते हुए हम नहीं देख रहे हैं, और उसका क्या उपचार है, कैसे, उस पर भी एक आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, राहुल गांधी का लेख मैंने आज सुबह ही पढ़ा है, और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने इस प्रकार की पहलकदमी लेख के रूप में लिख के, यानी जो पढ़ा लिखा, अंग्रेजी पढ़ा लिखा समाज है, जो कि समाज को, हमारे समाज का संचालक तो वही है। देखिए, हम लोगों की समाज और राजनीति का जो इंजन है वो तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग है, वो 1.5 से 2% है। वो जब तय कर लेता है क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो घुमा फिरा के आप कितनी भी हाय तौबा करते रहें, काम वही होता है। क्योंकि सत्ता और संपत्ति ये दोनों उसके पास है, वह उसी के पास क्रय शक्ति है, वही उसी के हिसाब से सारा कुछ होता है, उसी की तनख्वाह भी सबसे ज्यादा है, आमदनी भी उसकी सबसे ज्यादा है। एक हिंदी का पत्रकार कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, उसके बराबर कमरे में बैठा हुआ अंग्रेजी का पत्रकार है, उससे ज्यादा उसको तनख्वाह वही कंपनी देती है, वो नहीं देती। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एनडीटीवी में जो रवीश कुमार काम किया करते थे, बगल में बरखा दत्त काम किया करती थी। बरखा दत्त की टीम भी ज्यादा बड़ी थी, रवीश कुमार से उनकी तनख्वाह भी ज्यादा थी। रवीश कुमार का टीआरपी बरखा दत्त से 40 गुना ज्यादा था। इसके बावजूद भी बरखा दत्त एनडीटीवी के मालिकानों द्वारा ज्यादा बड़ी तनख्वाह उन्हें दी जाती थी, ज्यादा स्टाफ दिया जाता था। रवीश कुमार को नहीं दिया जाता था, बावजूद इसके कि रवीश कुमार एनडीटीवी को ज्यादा बड़ी टीआरपी मुहैया करवाते थे। बिल्कुल सीधी सी बात है, भास्कर हमेशा ही किसी दूसरे अंग्रेजी अखबार के मुकाबले, भास्कर और जागरण ज्यादा बड़े अखबार हैं, लेकिन अंग्रेजी के अखबारों के विज्ञापन का रेट ज्यादा होता है और हिंदी के अखबारों के विज्ञापन का रेट अपेक्षाकृत उससे कम होता है। तो अंग्रेजी की दुनिया इस तरीके से चलती है, वही भारत को चला रही है। तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने ये जो पहलकदमी की है कि वो अंग्रेजी के उस इलीट वर्ग तक अपने तर्क को ले जाएं, तो ये शुरुआत है। अभी उन्हें इस क्षेत्र में और ज्यादा काम करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, और उन्हें किसी तरह समझाना पड़ेगा। और उन्हें सबसे ज्यादा भारत का जो पूंजीपति वर्ग है, जो भारत का असली रूलिंग क्लास है, भले ही वो प्रधानमंत्री पद की उसे शपथ न ली हो, राष्ट्रपति पद की शपथ न ली हो, या वो मंत्री पद की शपथ न ली हो, लेकिन दरअसल
उसी की इच्छा के मुताबिक ही सब कुछ होता है, उनको उन्हें अपनी बात समझानी पड़ेगी किसी तरह। राहुल गांधी उनको कैसे बात समझाएंगे, ये दो तरह से प्रक्रिया होती है। एक तो ये है कि राहुल गांधी के जैसे राजनीति में प्रभाव पड़ेगा तो वो अपने आप ही कुछ बात समझना शुरू करेंगे, और राहुल गांधी का प्रभाव पड़ेगा तो बढ़ेगा तो नरेंद्र मोदी का प्रभाव उसी के मुताबिक कम होगा। दोनों का प्रभाव एक साथ नहीं बढ़ सकता है, उनका कम होगा। नरेंद्र मोदी की बात पर कम ध्यान देंगे, इनकी बात पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो राहुल गांधी को उनके साथ में मीटिंगें करनी चाहिए, मेल मुलाकातें करनी चाहिए। देखिए, कोई भारत का पूंजीपति वर्ग कहीं नहीं जा रहा है, कोई क्रांति नहीं हो रही है उसके खिलाफ, वो रहेगा और वो देश का संचालन, देश और समाज का संचालन करेगा, बाजार का संचालन करेगा, वो सब रहेगा। राहुल गांधी को उससे अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। जी, अब भाई एक चीज और बताइए, अभी अयोध्या में अभी चल ही रहा है, वो 9 तक चलेगा, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 7 मंदिरों की हो रही है, वशिष्ठ मंदिर, विश्वामित्र मंदिर, अहिल्या मंदिर, ये सब हो रहा है, और साथ में राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने उसको बनाया था, वो इस बार बिल्कुल ही वो सिर्फ छोड़ दिया गया योगी जी पे। योगी जी अपना उस पर खुश हैं, उतने बड़े पोस्टर तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन योगी जी हैं कि भाई कम से कम मौका तो मिला उनको। तो क्या बीजेपी ने राम मंदिर छोड़ दिया? अब उनको लगा कि नहीं, राम मंदिर कर लिया, अब मथुरा की तरफ कंसंट्रेशन करो और वहां पे मुसलमानों को शुरू करो। मतलब देखिए, अब ये सब जिस दिन से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का चुनावी नतीजा भाजपा के खिलाफ गया, पक्ष में नहीं गया, उस दिन के बाद से इस बात को कहा नहीं जाएगा, घोषणा नहीं की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है उसमें से राम मंदिर व्यवहारिक रूप से हट गया है, या सबसे तले बिल्कुल नीचे वाली प्राथमिकता उसकी हो गई है, कोई उसका मतलब नहीं। भारत में एक खास तरह का बहुदेववाद है, खास तरह का पेगनिज्म है भारत में, जिसमें न मंदिरों की कोई सीमा है, न देवताओं की कोई सीमा है। एक देवता के 50 रूप हैं, उनके 50 मंदिर हो सकते हैं, उनके देवता का जो परिजन है उनके अलग अलग मंदिर हो सकते हैं, तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव लगभग शून्य है, कुछ नहीं होगा इससे। न मोदी जी के इससे कोई वोट बढ़ने वाले हैं, न योगी जी के वोट बढ़ने वाले हैं, कुछ नहीं होगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को व्यस्त रखती है और मानती है कि इसके जरिए वो हिंदू समाज को कोई प्रभावित कर रही है या हिंदू एकता को मजबूत कर पाने में सफल हो रही है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जल्दी ही जी हाँ, आप बोल रहे, मेरा मानना है कि ये जो पाकिस्तान के साथ में 4 दिन की फौजी झड़प हुई, ये फौजी झड़प भी भारतीय जनता पार्टी के उस तरह से काम नहीं आ रही है जिस तरह की उसने कल्पना की थी या कोशिश चल रही है। तो अब इन लोगों को कोई और हथकंडा खोजना पड़ेगा। जी, मैं एक चलते एक आखिरी बात इसलिए पूछ लूं, अंतोगत्वा मोदी जी संसद का विशेष सत्र बुला नहीं रहे हैं। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि वो जातिगत जनगणना का इस समय अनाउंसमेंट इसलिए भी किया गया कि जो अगला सत्र हो उसमें केवल पहलगाम घटना ही पे सारा फोकस न रहे, थोड़ा फोकस का स्टीम इधर भी हो जाए, लोग जातिगत जनगणना, क्योंकि वो सबको प्रभावित कर रही है, उससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, डिलिमिटेशन हो या रिजर्वेशन हो, वो भी एक टैक्टिस है। तो मतलब ये भी एक अजीब सी बात हुई है इस देश में कि संसद का कोई विशेष सत्र सबके कहने पे भी नहीं बुलाएगा। एक बहुत ही अंतिम टिप्पणी, बहुत संक्षेप में। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी क्या है कि जैसे जैसे परिस्थिति सामने आती है उसको मैनेज करती है। इसका तरीका ये सीरियल मैनेजर है, ये मैनेजमेंट सीरियल मैनेजमेंट है पूरा का पूरा है। जैसे जैसे नई क्राइसिस आती है इसको प्रबंधित कर लिया, फिर तुरंत दूसरी क्राइसिस आती है फिर उसको प्रबंधित कर लिया। तो अभी ये कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कि ट्रंप के हस्तक्षेप के कारण या ट्रंप की मनमानी के कारण इनको जो दुर्गति इनकी हुई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की, उससे और जयशंकर की जो विदेश मंत्री जयशंकर ने जो वक्तव्य दिए उससे जो विपक्ष को हथियार मिला है, इससे कैसे बचा जाए, ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए उसी मैनेजमेंट में लगे हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अगर वोटर के मन में ये आ गया कि सरकार ने पाकिस्तान के मुकाबले घुटना टेक दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई कुछ कहे ना कहे, टीवी में कितनी भी कलाबाजियां खाने लगे, अगर वोटर के मन में संदेह आ गया तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो देख चुकी है कि वोटर के मन में उछाल था 2019 में, तो कितना लाभ हुआ था, अगर संदेह आ गया तो वैसा ही उतना ही नुकसान भी हो सकता है। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, कभी भी संसद के अधिवेशन को इतने पहले नहीं घोषित किया जाता था। इस बार शायद 45 दिन पहले उन्होंने उसको
घोषित कर दिया है, ताकि विशेष अधिवेशन की मांग भी दब जाए। और फिर जो बीच में हो रहा था कि ये इमरजेंसी में सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश करेंगे कि विशेष अधिवेशन बुला के, वो भी सरकार, इन लोगों ने रणनीति के हिसाब से उसको भी छोड़ दिया है। तो इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से एक पतली गली मिल जाए जिसमें से ये निकल जाए, और इनको जो राजनीतिक नुकसान हो वो न्यूनतम हो। नुकसान तो निश्चित होगा, इनकी पूरी कोशिश है उस नुकसान को कैसे न्यूनतम किया जाए, सारी कोशिश इस बात की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।